अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स सेमेस्टर की कम्प्लेक्स एनालिसिस 2, जिसका कोर्स कोड है 309। तो ये सर ताहर महमूद के नोट्स से मैं आपको करवाऊंगा। यहाँ से इनके 3 चैप्टर बनते हैं, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर 7 से। क्या नाम है चैप्टर का? सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज़। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन की पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल्स से समझते हैं। बहुत ही आसान चीज़ है। लेट एफ ऑफ जेड, अच्छा एफ ऑफ जेड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कम्प्लेक्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये फंक्शन एक्स का नहीं बल्कि जेड का होगा, और जेड आपको पता है किसके इक्वल होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई जो हैं वो कोई रियल नंबर हैं, और आयोटा जो है वो साथ में मिलकर मिलकर वो बन जाएगा कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ जी बी आ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इट्स डोमेन। उसी डोमेन में अगर वो डिफाइन हो रहा है डी एफ, देन जेड इज़ इक्वल टू ए, यानी कि एक एलिमेंट ए, जेड की जगह हम ए रिप्लेस करें, उसी डोमेन से कोई एलिमेंट ले, ऐसा एलिमेंट इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जी इफ़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम जेड की जगह एक ऐसा एलिमेंट रिप्लेस करें जिसकी वजह से पूरे फंक्शन का आंसर ज़ीरो बन जाए, तो फिर इस ए को, जो हमने उसी डोमेन से लिया है एलिमेंट, उस ए को इस पूरे फंक्शन का ज़ीरो कहेंगे। फर्दर इफ़ एफ ऑफ ए इज़ ज़ीरो बट एफ डैश ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन जेड इज़ इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड सिंपल ज़ीरो और ज़ीरो ऑफ आर्डर वन। ज़ीरो ऑफ आर्डर वन हम कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर वो खुद तो फंक्शन ज़ीरो हो रहा है, लेकिन उसके पहले डेरिवेटिव के बाद ही वही अगर ज़ीरो वाली ही वैल्यू रिप्लेस करें तो फंक्शन ज़ीरो ना हो रहा हो, तो हम उसे कहेंगे ज़ीरो ऑफ आर्डर वन। और इफ़ एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एफ डैश ऑफ ए भी ज़ीरो आ जाए, लेकिन एफ डबल डैश ऑफ ए ज़ीरो ना आए, तो फिर उसको ज़ीरो ऑफ आर्डर टू कहेंगे। इसी तरह अगर वन वाला भी सिंपल भी ज़ीरो आ जाए, पहले डेरिवेटिव वाला भी ज़ीरो आ जाए, दूसरे डेरिवेटिव वाला भी ज़ीरो आ जाए, लेकिन थर्ड वाले डेरिवेटिव का ना ज़ीरो आए, तो ये ज़ीरो ऑफ आर्डर थ्री होगा। इन जनरल अगर बाकी सारे के सारे ज़ीरो हों, लेकिन जो है एफ एन माइनस वन तक ज़ीरो हो, लेकिन एफ एन ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, तो फिर इसका आर्डर होगा ज़ीरो ऑफ आर्डर एन। अब एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, पहली एग्जांपल है, मैं आपको अच्छा ज़ीरो ऑफ आर्डर वन वाली नीचे ही एग्जांपल दी है, तो मैं फिर यहीं से करवा देता हूँ। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड स्केयर इंटू जेड माइनस थ्री है। ठीक है, तो जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो जो है ये इसका ज़ीरो होगा, क्योंकि z की जगह अगर हम रिप्लेस करें ज़ीरो, वैसे ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम पता क्या करते हैं, हम डायरेक्ट फंक्शन को ना ज़ीरो की इक्वल रखते हैं, तो z की वैल्यूज़ निकालते हैं। यहाँ पे z इज़ इक्वल टू थ्री के लिए भी ये फंक्शन ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, और z की वैल्यू ज़ीरो के लिए भी ये ज़ीरो हो रहा है। ठीक है, ये किधर चला गया? तो इसके ज़ीरो मैंने बताए थे, एक z इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका ज़ीरो बनेगा, और z इज़ इक्वल टू थ्री इसका ज़ीरो बनेगा। अब हमने इनके आर्डर भी चेक करने हैं। ठीक है, वैसे तो मैं सिंपल आपको बता दूं, z स्केयर है तो z इज़ इक्वल टू ज़ीरो का आर्डर टू मिलेगा। ठीक है, और ये z माइनस थ्री की पावर वन है, तो z इज़ इक्वल टू जो थ्री आया है, इस ज़ीरो का आर्डर वन होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया, लेकिन अब हम इसे ओरिजिनल जो क्राइटेरिया वहाँ से चेक भी करते हैं। ठीक है, ये z इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जेड एज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि z की जगह ज़ीरो रिप्लेस करने से ये सारा ज़ीरो बन जाता है, तो ज़ीरो इसका जो है ज़ीरो बनेगा। ठीक है, तो आल्सो एफ डैश ऑफ जेड, इसका एक डेरिवेटिव लें, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा जेड क्यूब माइनस थ्री जेड स्केयर। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा थ्री जेड स्केयर माइनस सिक्स जी, ये आ गया। अब इसमें फिर से वही ज़ीरो पुट करें। ठीक है, फिर से ज़ीरो पुट करेंगे तो वो ये फिर से ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुट करने से ये ज़ीरो, यहाँ पुट करने से ये ज़ीरो,
तो पहले डेरिवेटिव पर भी ये ज़ीरो आ गया। अब दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यहाँ से एक और डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 6z और इसका डेरिवेटिव -6 एज इट इज़। तो यहाँ पर अब हम अगर फिर से ज़ीरो पुट करते हैं दूसरे डेरिवेटिव पर तो ये ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने डबल डेरिवेटिव के ऊपर ज़ीरो पुट किया तो वो ज़ीरो नहीं आया, तो पता चल गया कि इसका आर्डर 2 हो गया। ये जो हमारा ज़ीरो रूट निकला है z इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाला जो ज़ीरो निकला है ऑफ एफ ऑफ z ऑफ आर्डर 2, ठीक है, ये आर्डर 2 का है। मैंने वैसे आपको डायरेक्ट भी बता दिया कैसे डायरेक्ट फाइंड करना हो तो बस उसकी जितनी पावर हो उतना ही उसका आर्डर होता है, पोल ऑफ आर्डर 2। हम पोल के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। आल्सो z इज इक्वल टू 3 इज़ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ z एज एफ ऑफ 3 पुट करने से ये ज़ीरो आ रहा है, तो इसके अंदर पुट करें। अब डेरिवेटिव के अंदर 3 पुट करें तो वो क्या आएगा, ये ज़ीरो नहीं आया, ये 9 आ गया है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये ज़ीरो ऑफ आर्डर 1 है, ठीक है। वैसे मैंने इसका भी आपको डायरेक्ट बता दिया था क्योंकि z-3 की पावर 1 है, तो ये होगा हमारा ज़ीरो ऑफ आर्डर 1। अब हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है, देखते हैं। लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जेड इंटू साइन हाइपरबोलिक जेड हैज़ ज़ीरो, जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो एज एफ ऑफ ज़ीरो पुट करने से ये ज़ीरो आ रहा है। एफ डैश ऑफ जेड, अच्छा यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि इसका आर्डर कितना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे z की जगह ज़ीरो पुट करें ये भी ज़ीरो आता है, इससे भी ज़ीरो हो जाता है, और साइन हाइपरबोलिक z में भी ज़ीरो पुट करें तो ये भी ज़ीरो आता है। तो देखते हैं इसका आर्डर क्या होगा। यहाँ पे z इज़ इक्वल टू ज़ीरो वाले का आर्डर 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक हमें ज़ीरो साइन से भी मिल रहा है। चले देखते हैं। है ज़ीरो z इज़ इक्वल टू ज़ीरो एज एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, पहला एज इट इज़ z एज इट इज़ साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव काज हाइपरबोलिक z प्लस साइन हाइपरबोलिक z एज इट इज़ और z का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ फिर से ज़ीरो पुट करें तो ये वाला इस z की वजह से ये ज़ीरो हो गया और इस साइन की वजह से ये भी ज़ीरो हो गया। पहले डेरिवेटिव पर भी ये ज़ीरो आ गया। अब दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पहले इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला z एज इट इज़ काज का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक z प्लस काज हाइपरबोलिक z एज इट इज़ और z का डेरिवेटिव 1 और प्लस आगे साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव काज हाइपरबोलिक z, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे फिर से ज़ीरो पुट करें तो ये वाली चीज़ पहली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, दूसरी वाली टर्म ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। काज 0 1 होता है और ये 2 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें पता चल गया ये फंक्शन जो है ज़ीरो ऑफ आर्डर 2, क्योंकि इसके दूसरे डेरिवेटिव पर ये ज़ीरो आया है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी। अब हम सिंगुलैरिटीज़ की बात करेंगे। सिंगुलैरिटीज़ वैसे तो जो हमने पहले किया है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर काफ़ी इस्तेमाल होता है इसका। आगे सिंगुलैरिटीज़ हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, डेफिनेशंस भी आ जाती हैं और लॉन्ग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम करते हैं। सिंगुलैरिटीज़, सिंगुलैरिटी क्या होती है, सिंपल पहले ये बात करते हैं। अ पॉइंट z इज़ इक्वल टू a इज़ कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z इफ़ f ऑफ z सीजीज ऑफ इट्स एनालिटिसिटी एट z इज़ इक्वल टू a। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है। कोई भी फंक्शन f ऑफ z है, अगर वहाँ पे क्या करें एफ ऑफ ए, यानी कि z की जगह a रिप्लेस करें, a को हम उसकी सिंगुलैरिटी कहेंगे कब, जब ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन ना रहे, ठीक है। सीजीज ऑफ इट्स एनालिटिसिटी एट z इज़ इक्वल टू ए, यानी कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन अनडिफाइन हो जाए तब हम कहेंगे वो वाला पॉइंट इसका सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ ये उस फंक्शन की सिंगुलैरिटी कहलाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कह दूँ फंक्शन है एफ ऑफ जेड है क्या 1/z, और इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी अगर फाइंड करनी हो तो वो क्या होगी, ज़ाहिर है z इज़ इक्वल टू ज़ीरो,
यानी कि इसकी जगह ज़ीरो रिप्लेस करूँ, ज़ीरो आ जाए, 1/0 तो वो इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइन हो जाता है। तो ज़ीरो इसका सिंगुलर पॉइंट है, ज़ीरो इसकी सिंगुलैरिटी है। ठीक है। सिंगुलैरिटी की डिफरेंट टाइप होती हैं। पहली है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़। ठीक है। अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ z इफ एफ ऑफ z इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z ऑफ ए z इज इक्वल टू ए एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू ए। यानी कि इसका क्या मतलब है, आगे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया 1/z की, तो वहाँ पे z ज़ीरो के लिए ये सिंगुलर था। अब यहाँ पे z 1 के लिए, यानी कि बटे के नीचे देखना है कि उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आ जाएगा 1। तो 1 इसका सिंगुलर पॉइंट है। लेकिन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी किसे कहते हैं, ये हमने जानना है, क्योंकि हम सिंगुलैरिटी की डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं। z-1 has isolated singularity at z is equal to 1 as f of z is analytic everywhere except at z is equal to 1। और दूसरी एग्जांपल है f of z is equal to z plus 5 over z square into z square plus 9 has isolated singularities at z is equal to 0। यानी कि इसके बटे के नीचे वालियों को पुट करें ज़ीरो के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें एक z ज़ीरो मिलेगा, वो सिंगुलैरिटी मिलेगी। फिर z स्केयर प्लस 9 से हमें ±3 आयोटा मिलेगा। ठीक है। ये दो सिंगुलैरिटीज़। आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स के लिए वो अनडिफाइन नहीं हो जाता फंक्शन, सिर्फ कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ z की जगह अगर 1 रिप्लेस करें तो ये अनडिफाइन हो रहा है। अदरवाइज़ आप z की जगह 1 के अलावा कुछ भी रिप्लेस करो, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। यानी कि z की जगह 2 पुट करो तो ये 1 आ जाएगा, अनडिफाइन नहीं है। z की जगह कुछ भी पुट करो, -1 पुट कर दो तो ये -1/2 आ जाएगा। यानी कि सिर्फ ये 1 पर ही सिंगुलर है। तो ये इन्होंने डेफिनेशन लिखी है, अ पॉइंट z इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z इफ f ऑफ z इज एनालिटिक एट ईच पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ z ऑफ a एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू a। यानी कि सिर्फ उस पॉइंट पर ही अनडिफाइन हो, उसके अलावा जो है बाकी सारे पॉइंट्स पर वो अनडिफाइन ना हो रहा हो। तो यहाँ पे दूसरी एग्जांपल में हमें ये 3 पॉइंट मिले हैं, एक ज़ीरो, एक +3 आयोटा और एक -3 आयोटा। इन 3 के अलावा जितने भी नंबर होंगे कम्प्लेक्स नंबर, उन सब के लिए ये अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है। ऐसी सिंगुलैरिटी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब दूसरी इसकी टाइप है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अ फंक्शन f of z has non-isolated singularity at z is equal to a if f of z is non-analytic at other points in the neighborhood of z equal to a। क्या उन्होंने कहा है, एग्जाम्पल पहली देखते हैं। f of z इज इक्वल टू 1/sin π/z। ठीक है। तो ये है, ये कौन सी है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी इसमें निकलेगी। z इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब होगा तो ये अनडिफाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे है, ये कैसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। एज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बिकॉज इन द नेबरहुड ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू 1/k वेयर फॉर k 106, 109, 112 अप टू सोन। इस तरह के पॉइंट्स जो हैं, यानी कि अगर हम इसकी जगह रिप्लेस करें z की जगह 1/k टाइप। ठीक है। यानी कि अगर हम 106 यहाँ पे पुट करें किधर, k की जगह, तो वो z क्या हो जाएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 1/106। ठीक है। और ये 6 जो है नीचे से ऊपर चला जाएगा तो साइन 106 टाइम पाई हो जाएगा ना। ठीक है। तो वो फिर साइन को नीचे वाले को ज़ीरो बना देगा।
सिर्फ 106 नहीं, 109, 112 अप टू 100 काफ़ी ज़्यादा नंबर ऐसे होंगे जहाँ पे ये पुट करने से अनडिफाइन हो रहा है, यानी नीचे वाला ज़ीरो हो जाएगा और फिर ये सारे का सारा अनडिफाइन हो जाएगा। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में क्या आता है कि इसमें पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं। आइसोलेटेड में तो सिर्फ वो थे ना, यानी कि हमें पता होता है यहाँ पे सिर्फ एक था, हमने काउंट कर लिया कि इसका सिंगुलर पॉइंट जो है फाइनाइट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 3 थे तो फाइनाइट थे, हमें पता चल गया, ये है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। लेकिन नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में जितने भी ये होते हैं सिंगुलर पॉइंट्स, ये इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो पहली एग्जांपल में हमें पता चल गया, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ पॉइंट्स होते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल भी करते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाए। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू लॉग जेड। अब लॉग जेड के लिए जेड की कौन सी वैल्यू है जो इसे अनडिफाइन करेंगी? जेड इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ऑब्वियसली करेगा इसे अनडिफाइन। लेकिन लॉग में आपको पता होगा माइनस वाली वैल्यू, जेड अगर माइनस वाली वैल्यूज़ दे, ठीक है, सारी की सारी माइनस वाली वैल्यू, तो आप बता सकते हैं कि माइनस वाली वैल्यूज़ कितनी हैं, मतलब फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट? तो बिल्कुल इनफाइनाइट हैं। तो ये भी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। क्यों? एज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी एज एवरी नेबरहुड ऑफ जेड इज इक्वल टू ज़ीरो कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट स्पेशली ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस वेयर लॉग जेड इज़ नॉन एनालिटिक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। नॉन एनालिटिक इधर लिखा है। आगे हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की हम आगे मज़ीद अक़साम डिफ़ाइन करेंगे, टाइप्स। ये टाइप्स हैं आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की, यानी कि जिसमें हमें जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। उनकी आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, तो हम वो पढ़ेंगे, पोल रिमूवेबल सिंगुलैरिटी और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये पेपर में डेफिनेशन कई बार आ चुकी हैं, आपने इनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। पोल क्या है? अ सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट ऑर्डर इज़ कॉल्ड पोल, ठीक है। यानी कि एक सिंगुलैरिटी जिसमें फाइनाइट ऑर्डर पाया जाए उसे हम पोल कहते हैं। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1 ओवर जेड माइनस 3 हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट जेड इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। ये वही बात होगी, मैंने बोला था आगे हम पोल के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 1 पढ़ रहे थे ना, तो ये क्योंकि इसका हमें फाइनाइट ऑर्डर है, इसका हमें ऑर्डर पता है, ये सिंगुलैरिटी है एट जेड इज़ इक्वल टू 3 पर, ठीक है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? 1, तो इसे कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब अगला क्वेश्चन है, अगली एग्जांपल है साइन हाइपरबोलिक जेड ओवर जेड की पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलैरिटी होगी यानी कि ऑर्डर 6 वाली। क्यों? क्योंकि हमने साइन हाइपरबोलिक की एक्सपेंशन को एक्सपेंड किया, ठीक है। तो जो है जेड, अगर हम डायरेक्ट देखते तो हमें नहीं था पता चलना, हम इसका 7 ऑर्डर भी कह सकते थे। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाए, तो उनकी हमने एक्सपेंशन करनी होती है, ठीक है, उसको हमने एक्सपेंड करना होता है। तो ये इसे एक्सपेंड कर दिया, तो आगे मज़ीद इसको अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो सबसे हाईएस्ट टर्म में है, मतलब कि डिनोमिनेटर में हमने देखना है हाईएस्ट पावर टर्म जेड की। तो ये वाली छोटियाँ आगे मज़ीद तो ख़त्म हो जाएगी सिंगुलैरिटी, लेकिन यहाँ पे जेड इज़ इक्वल टू पावर है जेड की पावर 6, तो ये पोल होगा ऑर्डर 6 का, ठीक है, हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 6 एट जेड इज़ इक्वल टू 0। एक और बात याद रखें, ये है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो यहाँ पे तो आपको साफ पता चल रहा है 3 के अलावा बाकी ये सब पॉइंट के लिए डिफ़ाइन है। यहाँ पर भी 0 के अलावा अगर हम z की जगह कुछ भी पुट करें तो ये अनडिफाइन नहीं होगा। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। अब आगे एक और एग्जांपल है। हाँ, ये बताना था, ये आगे वाली टर्म्स जो हैं ये डिनोमिनेटर में ख़त्म हो जाएंगी तो न्यूमिनेटर में आ जाएंगी, तो वो सारी की सारी फिर अनडिफाइन नहीं होगी। अनडिफाइन होने वाली सिर्फ यही है, और z की जगह 0 के अलावा कोई भी वैल्यू पुट करें तो वो अनडिफाइन नहीं होगा।
इसी तरह एग्जांपल 3 में फाइनाइट फंक्शन है, इनफाइनाइट फंक्शन नहीं है, तो इसमें हाईएस्ट जो है डिनोमिनेटर में वो है z की पावर 7, तो इट हैज़ पोल ऑफ आर्डर 7 एट z इज़ इक्वल टू 0, और इसमें आर्डर 2 का है पोल, ठीक है, z इज़ इक्वल टू 0। चलें, ये भी हो गया, पहली हमने टाइप पढ़ ली, वो था पोल। अब दूसरी टाइप है, ये पढ़ते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी कौन सी होती है? अ सिंगुलैरिटी दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, पहले आपको रिमूव सिंगुलैरिटी का बता देता हूँ, फिर आपको ये समझ आएगी एसेंशियल की। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है? A singularity z is equal to a is called removable singularity for f of z if on simplification or as limiting case it disappears। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसकी हम सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं उस फंक्शन की जस्ट सिंप्लीफिकेशन के बाद। जैसे मिसाल के तौर पर ये है साइन z ओवर z। यहाँ अगर आप डायरेक्ट फंक्शन देखेंगे ना तो आपको नज़र आ रहा होगा z इज़ इक्वल टू 0, ये इसकी सिंगुलैरिटी बन रही है, लेकिन असल में इसकी सिंगुलैरिटी नहीं है। ये है एसेंशियल सिंगुलैरिटी, सॉरी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। रिमूवेबल क्योंकि हम इसकी सिंगुलैरिटी को ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? साइन z की एक्सपेंशन को एक्सपेंड करें, साइन z को एक्सपेंड किया, वो ये होता है z माइनस जेड क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस z 5 ओवर 5 फैक्टोरियल अप टू सोन। अब 1 ओवर z ये बाहर है इनटू ये साइन z है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा ये। अब इस फंक्शन को देख के बताओ क्या आपको डिनोमिनेटर में कहीं भी z नज़र आ रहा है? नहीं, वो तो सारे का सारा ऊपर है। तो अब z की कोई भी वैल्यू अब पुट करो तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा। इनफैक्ट आप z इज़ इक्वल टू 0 भी रखो तो ये 1 बन जाएगा, 0 नहीं होगा, यानी अनडिफाइंड नहीं होगा। तो हमने क्या किया, या फिर दूसरी तरह हमने लिमिट फिर अब z अप्रोचेस टू 0 करें तो क्या ये अनडिफाइन हुआ है? बिल्कुल नहीं अनडिफाइन हुआ, ये तो 1 आ गया। सो z इज़ इक्वल टू 0 इज़ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी फॉर f ऑफ z साइन z। यहाँ पे हम इस सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सके हैं, इसलिए हम इस सिंगुलैरिटी को कहेंगे ये रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी कौन सी होती है? अ सिंगुलैरिटी दैट कैन नॉट बी रिमूव इज़ कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिससे हम सिंप्लीफिकेशन के बाद उसे रिमूव ही नहीं कर सकते, वो स्टिल उसमें रहती है सिंगुलैरिटी, ऐसी सिंगुलैरिटी कहलाती है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। मिसालें दो दी हुई हैं, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 1 ओवर जेड हैज़ एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि आप फंक्शन को आप किसी तरह भी चेंज कर लो, ये z इज़ इक्वल टू 0 पे अनडिफाइन ही रहेगा, ये रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा ये है फंक्शन एफ ऑफ z इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 ओवर z। एक्सपोनेंशियल 1 ओवर z की एक्सपेंशन है ये। सिंपल अगर ई एक्स की एक्सपेंशन देखें तो वो क्या होती है, ये फार्मूलाज आपको आने चाहिए। इसकी एक्सपेंशन होती है 1 एक्स फैक्टोरियल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सोन प्लस अप टू सोन। पहले में क्या है, दरअसल होता है एक्स की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल और दूसरा एक्स की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं पहली टर्म को, क्योंकि x की पावर 0 1 होगी और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 1 लिखते हैं। इसे हाली x लिखते हैं प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ये चीज़। तो फिर हम इसे एक्सपेंड करेंगे, यानी इसी फार्मूले में अगर x की जगह 1 ओवर z रिप्लेस करें तो 1 प्लस 1 ओवर z प्लस 1 ओवर z स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर z क्यूब 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बटे के नीचे z आ गया है, हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। हैज़ एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज़ इक्वल टू 0,
यानी कि सिंप्लीफिकेशन के बाद भी ये रिमूव नहीं हुई, इसे कहेंगे इसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इंटायर या इंटेग्रल फंक्शन, जो कि हमने फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ा है। अ फंक्शन विच हैज़ नो फाइनाइट सिंगुलैरिटी एंड इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड इंटायर और इंटेग्रल फंक्शन। अ फंक्शन विच हैज़ नो फाइनाइट सिंगुलैरिटी यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई फाइनाइट सिंगुलैरिटी ना हो और वो हर तरफ से एनालिटिक हो। ठीक है, हर तरफ पे यानी कि वो डिफ़ाइन होता हो, सिवाय जब हम z की जगह इन्फिनिटी पुट करें। इन्फिनिटी पुट करने के अलावा जैसे भी हो, मतलब वो फंक्शन किसी भी वैल्यू पे अनडिफाइंड ना होता हो, ऐसे फंक्शन को हम इंटायर फंक्शन कहते हैं या इंटेग्रल फंक्शन। मिसालें दी हुई हैं, एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जेड। ई की पावर में z हो तो वो z की जगह आप कुछ भी रिप्लेस करो, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, लेकिन जब आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। इसी तरह जी ऑफ z भी है, यानी कि साइन z, और आगे काज हाइपरबोलिक z भी है। ये इंटायर या इंटेग्रल फंक्शंस की मिसालें हैं। आगे मैरोमॉर्फिक फंक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे थ्योरम भी आते हैं, मतलब कि इसकी डेफिनेशन को यूज़ करके थ्योरम भी आते हैं। अ फंक्शन which has poles as its only singularity in which the finite part of plane is called meromorphic function। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसके जो सिर्फ पोल हों वही उसकी सिंगुलैरिटीज़ हों। ठीक है, अ फंक्शन विच हैज़ पोल्स एड्स इट्स ओनली सिंगुलैरिटीज़ इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन इज़ कॉल्ड मैरोमॉर्फिक फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसके पोल ही उसकी सिंगुलैरिटीज़ हों फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन पर, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। मिसाल दी हुई है ये, तो ये फंक्शन कहाँ पर है, यानी कि z इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका पोल है, z इज़ इक्वल टू -1 इसका पोल है, और z इज़ इक्वल टू +-2 आयोटा, ये इसके पोल्स हैं। तो ऐसा जो है फंक्शन, यानी कि वो सिर्फ पोल्स पर ही सिंगुलैरिटीज़ दे, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। इट इज़ एनालिटिक एक्सेप्ट दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स को छोड़कर बाकी पर ये एनालिटिक हो, तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे फंक्शन को कहते हैं मैरोमॉर्फिक फंक्शन। तो आगे एक थ्योरम आता है, वो भी इसी के साथ कर लेते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड विच हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन और एट इनफाइनाइटी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। ये हमने थ्योरम प्रूव करना है कि एक फंक्शन जिसमें सिंगुलैरिटी नहीं होती इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ प्लेन और एट इनफाइनाइटी इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो देखते हैं, एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलैरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, सो वी कैन एक्सपेंड एफ ऑफ जेड एज टेलर सीरीज इन एनी सर्कल जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। जेड के ऊपर माड है और ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वैसे आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये सर्कल की इक्वेशन कैसे होती है। जेड वैसे तो मैं दो तरह से बता सकता हूँ, एक तो ये ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है, आप इसे z जो है x प्लस अयोटा वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मॉड लें, इक्वल टू r करें, तो ये आ जाता है मज़ीद x प्लस अयोटा वाई का मॉड होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ऊपर स्केयर रूट और दूसरी तरफ r है। ठीक है, और इससे मज़ीद दोनों तरफ स्केयर रूट लें, स्केयर करें, तो ये आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा एक्स स्केयर वाई स्केयर, और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, और ये सर्कल की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, जिसका रेडियस r है और सेंटर 0 0 है। जनरली हम ऐसे लिखते हैं कम्प्लेक्स में z माइनस कोई पॉइंट c कह लो, ठीक है, और बराबर r कह लो, तो ये जो है इसका सेंटर होता है, तो और r जो है इसका रेडियस होता है। ये चीज़ होती है जनरल फंक्शनल एनालिसिस में। और अगर कोई फंक्शन फाइनाइट हो, फंक्शनल सॉरी कम्प्लेक्स एनालिसिस में,
तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज़ में। तो आर इज़ वेरी लार्ज बट फाइनाइट, तो हमने इसकी टेलर सीरीज़ में ये कंसीडर कर लिया। एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू समेशन एन इज फ्राम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर ऑफ एन, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। आल्सो एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलैरिटी एट जेड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें गिवन है कि फंक्शन के अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, हैज़ नो सिंगुलैरिटी एट जेड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, देयर फॉर एफ ऑफ 1 ओवर जेड इज़ एनालिटिक एट जेड इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पता चल रहा है अगर एफ ऑफ जेड हैज़ नो सिंगुलैरिटी एट जेड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फिर अगर उसका रेसिप्रोकल लेंगे ऑफ फंक्शन 1 ओवर जेड तो वो ज़ीरो पर इन्फिनिट नहीं होगा, वो ज़ीरो पर एनालिटिक होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर ये फंक्शन इन्फिनिटी पर अनडिफाइन होता तो जो उसका रेसिप्रोकल है वो ज़ीरो पर अनडिफाइन होता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो हमें गिवन है कि ये फंक्शन जो है z इन्फिनिटी पर अनडिफाइन नहीं है, तो उसका रेसिप्रोकल z ज़ीरो पर अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, सो f1 ऑफ z कैन आल्सो बी एक्सपेंड एट टेलर सीरीज़, हम फिर f1 ओवर z को भी टेलर सीरीज़ में एक्सपेंड कर सकते हैं। और टेलर सीरीज़ में आपको पता है साथ में कुछ कोफिशेंट आते हैं कांस्टेंट, तो वो हैं बी एन, यहाँ पे लिख लिया, ऊपर वाले पर ए एन लिख लिया, नीचे वाले पे बी एन। अब इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। रिप्लेसिंग जेड बाय 1 ओवर जेड इन इक्वेशन 1, अब हम इक्वेशन 1 में जेड की जगह 1 ओवर जेड रिप्लेस करते हैं और दोनों को फिर क्या करेंगे, ये पहले रिप्लेस कर लिया, ये इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, z की जगह 1 ओवर जेड, इधर भी z की जगह 1 ओवर जेड लिख दिया, तो ये z की पावर माइनस एन होगी। ठीक है, इक्वेशन 3 बन गई। अब देखते हैं बाय 2 एंड 3, अब इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिल रहा है, ये कंबाइन करें तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपस में इक्वल आ गई सारी की सारी, विच इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ ए एन और बी एन ज़ीरो हो। ठीक है, ये तभी मुमकिन हो सकता है कि ये कांस्टेंट जो कोफिशेंट्स हैं इसके वो दोनों ज़ीरो हों, अदरवाइज़ ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये z की पावर n है और ये उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब उनके सारे के सारे कोफिशेंट ज़ीरो हों, फॉर n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, सो a नॉट एंड b नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, ये ए नाट और बी नाट ज़ीरो क्यों नहीं आए, ये कांस्टेंट कैसे आए हैं मैं आपको बताता हूँ। ये समेशन है एन ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, ये भी एन ज़ीरो से इन्फिनिटी तक है। एन ज़ीरो को निकाल दें, बाकियों के लिए देखें, एन वन के लिए क्या होगा बी वन और इधर जी आ जाएगा और दूसरी तरफ ए वन और बटे के नीचे जी आएगा। इन सब के लिए ये जो है z जो है, सॉरी z नहीं, a1 और b1 a2 b2, यानी कि इधर मेंशन है कि n जो है 1 2 3 अप टू सोन सब के लिए ये ज़ीरो है, लेकिन a नाट और b नाट के लिए नहीं कहा कि ये ज़ीरो है। ये कैसे ज़ीरो नहीं है, इस पर ये अनडिफाइन भी नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। अगर इसमें रिप्लेस करें b नाट तो z की पावर में भी ज़ीरो आएगा इक्वल टू a नाट। ठीक है, z की पावर में माइनस एन है, तो ए नाट इंटू जेड की पावर में माइनस ज़ीरो करें तो वो फिर भी ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी वन बन जाएगा, ये भी वन, तो बी नाट इक्वल टू ए नाट आ जाएगा। तो ये दोनों ज़ीरो नहीं होंगे, ये दोनों कांस्टेंट बन जाएंगे ए नाट और बी नाट। तो ये अगर कांस्टेंट बन गए हैं, बाकी सारे के सारे ज़ीरो बन गए हैं, सो एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ए नाट आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ फिर बी नाट आ जाएगा जो कि कांस्टेंट है, विद ऑल अदर टर्म्स ज़ीरो। ठीक है, बाकी सारी की सारी टर्म ज़ीरो हैं, तो यही हमने प्रूव करना था कि किसी फंक्शन के जहाँ पे सिंगुलैरिटी ना हो तो वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, ये वाला थ्योरम मेरे ख्याल से इतना ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने करना है, मुश्किल नहीं है। रेजिड्यू एट अ पोल, रेजिड्यू वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका लास्ट तक चलेगा, यानी कि पूरे
सब्जेक्ट में ये रेजिड्यू का टॉपिक आपका चलेगा, ठीक है। तो रेजिड्यू फाइंड करने के कई मेथड होते हैं, उनमें से एक मेथड मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगा। वो क्या है? रेजिड्यू एट अ पोल लेट z इज इक्वल टू ए बी अ पोल ऑफ ऑर्डर m फॉर f ऑफ z, देन f ऑफ z कैन बी एक्सपेंड एज लॉरेंट सीरीज। अगर हम किसी फंक्शन की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड कर दें तो वहाँ से हमें रेजिड्यू मिल जाएगा। रेजिड्यू कहाँ पे पाया जाएगा मैं बताता हूँ। ऐसी टर्म जहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो और वो बटे के नीचे हो। हाँ, यहाँ पे z माइनस ए है, ये तो स्केयर वाली टर्म है, ये नहीं। बाकी सारी देखें उनकी पावर ज़्यादा है, और यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रही। हमने बटे के नीचे में देखना है z माइनस ए है, ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। तो इसका कोफिशेंट देखेंगे, इस टर्म का कोफिशेंट देखेंगे। इस टर्म का कोफिशेंट सिर्फ b1 आ रहा है, तो b1 इस पूरे फंक्शन का रेजिड्यू होगा। ये रेजिड्यू एट अ पोल बाय लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन से हम फाइंड कर रहे हैं। चले पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। लेट z इज इक्वल टू ए बी अ पोल ऑफ ऑर्डर m फॉर f ऑफ z, देन f ऑफ z कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपेंड एज लॉरेंट सीरीज। तो हमने लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंड कर लिया इस फंक्शन को। वेयर बी एम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हाँ जो लास्ट वाला है वो ज़ीरो नहीं है। देन द कोफिशेंट ऑफ 1 ओवर z माइनस ए इज इक्वल टू b1 इज कॉल्ड रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू a। हाँ, ये भी बताना होता है कि ये कहाँ पर, ये रेजिड्यू हमने किस पॉइंट पे फाइंड किया। ये इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है और वहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है, वो z इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। तो ये जो है फिर z माइनस ए की पावर 1 जो है रेजिड्यू यानी पोल ऑफ ऑर्डर 1, उसका कोफिशेंट जो है वो b1 उसका रेजिड्यू कहलाएगा एट दैट पॉइंट z इज़ इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो ये आ गया इसका रेजिड्यू, विच मे और मे नॉट बी ज़ीरो। हाँ, समटाइम्स रेजिड्यू ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उस तरह के क्वेश्चन भी मैंने पास्ट पेपर में भी किए हैं, तो उम्मीद है मैं वो भी आपको करवाऊँगा। इफ़ z इज़ इक्वल टू ए इज़ अ सिंपल पोल दैन रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू ए इज़ b1। हाँ, सिंपल पोल हो तो एक रेजिड्यू का ये फार्मूला भी होता है, ठीक है। मैंने आपको अभी लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन से आपको बताया है कि पोल ऑफ ऑर्डर 1 वाले का कोफिशेंट जो है वो रेजिड्यू होता है एट दैट पॉइंट। और लेकिन हम रेजिड्यू का जनरल फार्मूला भी पढ़ेंगे। ये तो ऑर्डर 1 के लिए हमने अभी फार्मूला लिखा है। सिंपल पोल यानी ऑर्डर 1 का पोल जो है उसके लिए ये फार्मूला है, लेकिन इसका जनरल फार्मूला भी होगा। फिर जिन फंक्शंस की हम लॉरेंट एक्सपेंशन नहीं कर सकते उन पर ये वाला जनरल फार्मूला अप्लाई होगा। ये भी जनरल फार्मूला से लिया गया है, लेकिन ये जनरल नहीं है। जनरल फार्मूला बाद में आपको करवाऊँगा। अभी ये देखें, b1 इज़ इक्वल टू लिमिट z अप्रोचेस टू a z माइनस ए इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। इट इज़ आल्सो डिनोटेड बाय आर एफ कोमा ए बी इज़ इक्वल टू b1 इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये समझाऊंगा मज़ीद, ठीक है। तो आगे इफ़ z इज़ इक्वल टू ए इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m देन रेजिड्यू एट z इज़ इक्वल टू ए इज़, ये है इसका जनरल फार्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है रेजिड्यू फाइंड करने का जनरल फार्मूला, यानी कि ऑर्डर m के लिए। वो था ऑर्डर 1 के लिए और ये है m के लिए। ऑर्डर m के लिए क्या होगा? रेजिड्यू फंक्शन का पॉइंट ए पर फाइंड करने का फार्मूला 1 ओवर ऑर्डर m की बात हो रही है, तो ऑर्डर m की है तो 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। लिमिट z अप्रोचेस टू a आएगा जिस पर हमने फाइंड करना है, और डेरिवेटिव उसका होगा जितना ऑर्डर है उससे एक कम डेरिवेटिव, और आगे z माइनस ए यानी कि वो जिसका फाइंड करना है वो वाली टर्म को साथ में f फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके हम ये फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मैं बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।